Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last part of chapter number 7, part 7 वर्षा बहार। इस पोएम को ऑलरेडी हमने रीड कर लिया है, दो लाइंस करके हमने व्याख्या देखी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह कवर कर लिए हैं पार्ट 1 में। नाउ इन दिस वीडियो विच इज फ्रॉम क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑफ हिंदी मल्हार, इसका पार्ट 7 का लास्ट पार्ट यानी कि बुक की जो एक्सरसाइज है वो भी हम कवर कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट से, यहाँ कुछ मेरी समझ में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको सही आंसर पे स्टार बनाना है और सेकंड पार्ट में कहा है कि रीजन भी देना है कि आपने वो आंसर क्यों चुना। ओके, तो एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आया है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता या क्रोध और विरोध? तो इसका आंसर है आनंद और प्रसन्नता, ये वाला इसका आंसर सही है। यहाँ पर आप स्टार बना देंगे। इसका कारण क्या है? कविता में मोरों का नृत्य, मेंढकों का गान, किसानों का गीत, बागों में सुगंध और हरियाली का चित्रण किया गया है। ये सब प्रसन्नता और आनंद के भाव को प्रकट करते हैं। देन नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। इन पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य या आमोद छा जाने का दृश्य? बादलों के घिरने का दृश्य। तो यहाँ पर हम स्टार बना देंगे। इन पंक्तियों में आकाश में छाए बादलों की गहराई और सुंदर छटा का वर्णन है। यह बादलों के समूह और घनघोर आकाश का दृश्य प्रस्तुत करता है। देन नेक्स्ट है, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। अनोखी बहार क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत कहा गया है पृथ्वी पर। सो कारण इसका ये है, मतलब यहाँ पर आप स्टार बना लेंगे। वर्षा के समय खेतों में फसल लहलहाती है, पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं, प्रकृति सुशोभित हो जाती है और सब और जीवन में उल्लास छा जाता है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जग की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। सो ये वाला इसका आंसर है कि वर्षा जो है पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। इसका कारण है वर्षा से धरती पर हरियाली आती है, तालाब नदी भरते हैं, जीव जंतु और मनुष्य सभी सुखी रहते हैं। वर्षा ना होने पर जीवन संकट में पड़ जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ दो पंक्तियां दी गई हैं, इनके क्या अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं वो आपको डिस्कस करना है और लिखना है। जैसे पहला है, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इसका क्या अर्थ है? सो इसका आंसर है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि गर्मी में व्याकुल पपीहे अब वर्षा में राहत पाते हैं। चारों ओर हरियाली और ठंडक आने से मोर आनंदित होकर नृत्य करने लगते हैं। यह दृश्य वर्षा की खुशी और जीवनदायिनी शक्ति को दर्शाता है। फिर चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इसका अर्थ क्या है? सो इन पंक्तियों का अर्थ है कि हंसों की सुंदर कतारें प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे कतार मतलब लाइन, एक साथ हंस जो है लाइन बनाकर चल रहे हैं, वो सुंदर दिखते हैं। किसान अपने खेतों में काम करते हुए प्रसन्न मन से गीत गाते हैं और यह दृश्य बताता है कि वर्षा किसानों और जीव जंतुओं को खुशी देती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मिलान के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। सो यहाँ पर स्तंभ 1 में हमें दी गई है कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां और इसमें सेकंड में इसके मीनिंग दिए गए, हमें सही मैच करना है। जैसे पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे। तो यहाँ पर वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। तो डालियां यानी शाखाएं। तो ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। सेकंड वाले का हो जाएगा 6th। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देती हूँ। पहले का है 2nd और दूसरे का है 6th। देन तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। सो तालाबों में, वर्षा ऋतु में तालाबों में जीव जंतु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पहला, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। सो यहाँ पर पपीहों के बारे में बात हो रही कि कैसे गर्मी में जो उनकी हालत खराब थी उससे अब वर्षा आने पर उन्हें राहत मिल रही है। थर्ड वाला इसका आंसर है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ सौरभ उड़ा रहा है। सो इसका हमने देखा था कि वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। 5वां इसका आंसर है। फिर चलते हैं हंस कहीं पर बांधे सुंदर कतार सुंदर। तो हंसों की जो कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन
अनुशासन को दर्शाते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। तो ये पांचों क्वेश्चन के एक एक करके आंसर देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं कौन कौन गीत गा रहा है कविता में, क्यों गा रहा है। सो कविता में मालिनी, किसान और मेंढक गीत गा रहे हैं। मालिनी वर्षा ऋतु की ताजगी और बागों की सुंदरता से प्रसन्न होकर गीत गाती हैं। किसान वर्षा से खेतों में आई हरियाली और अच्छी फसल की उम्मीद से आनंदित होकर गीत गाते हैं। और मेंढक वर्षा के आगमन से खुश होकर टर टर ध्वनि को गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाउ नेक्स्ट है बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है। इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है या कोई संबंध है, अपने विचार लिखिए। तो इन दोनों पंक्तियों में अंतर यह है कि पहली पंक्ति प्रकृति के भयप्रद और तीव्र दृश्य को दर्शाती है, जबकि दूसरी पंक्ति प्रसन्नता और शांति का दृश्य प्रस्तुत करती है। जैसे पहले में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, इससे हमें भय दिख रहा है, मतलब डर जैसी सिचुएशन हो रही है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है, तालों में जीव जलचर अति प्रसन्न होते, इसमें हमें शांति का दृश्य देखने को मिल रहा है। दोनों में संबंध यह है कि बिजली और बादल की गड़गड़ाहट के बाद ही पानी बरसता है और उससे तालाब भरकर जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। कविता का मुख्य भाव यह है कि वर्षा ऋतु जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और सौंदर्य लेकर आती है। ये सभी जीव जंतुओं, किसानों और प्रकृति के लिए आनंदमयी होती है। देन नेक्स्ट है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि जैसे खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, तो इसमें गुलाब का एक इमेज हमारे दिमाग में आ रहा है। तो क्या ये लाइनें सिर्फ गुलाब की सुंदरता बताने के लिए बताई जा रही हैं, लिखी गई हैं, या कोई और रीजन या कोई और मीनिंग भी है इसका। तो इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता बताना नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाना है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति के हर फूल, पौधे, जीव जंतु वातावरण में ताजगी और खुशबू फैला देते हैं। गुलाब यहाँ सुंदरता और सुगंध का प्रतीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता में उन पंक्तियों को हमें चुनकर लिखना है जिसमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जहां पर आपको देखने को मिल रही है उसके बारे में आपको बात करनी है। जैसे यहाँ दिया है गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। तो जैसे ये जो गतिविधियां दी गई हैं, गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाना, तो इन गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि वर्षा ऋतु सब और उल्लास यानी खुशी और रौनक फैलाती है। इसी कारण कविता का शीर्षक वर्षा बहार उचित रखा गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें मिलकर चर्चा करनी है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। पहला है सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में ऐसा कहा गया है वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यदि वर्षा ना हो तो धरती पर जीवन संकट में पड़ जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, अन्न जल की कमी होगी, नदियां तालाब सूख जाएंगे और पशु पक्षी तथा मनुष्य सबको कष्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। संकेत, आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना, ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनका क्या प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हैं। तो देखो सकारात्मक यानी पॉजिटिव अगर हम देखें तो बिजली से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। बिजली कड़क रही है मतलब बारिश आएगी, तो अच्छी न्यूज ये है कि बारिश आएगी, है ना। किसान खेतों की तैयारी करने लग जाते हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव क्या हो सकता है, बहुत तेज गरज से डर लग सकता है, बिजली गिरने से जान माल का नुकसान हो सकता है। ठीक है। नाउ करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। तो वर्षा आने पर पक्षी और जीव अपनी खुशी अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं। मोर नाचकर अपनी प्रसन्नता दिखाते हैं, मेंढक टर टर करके गाते हैं, किसान गीत गाकर काम करते हैं और पक्षी चहचहा कर आनंद मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट है
आपकी रचनाएं। कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं, मेंढक गीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित करना है। देन वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी आपको छोटी सी तैयार करनी है। इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाना है, उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों बनाया है वो बताना है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें हेल्प कर देती हूँ। जैसे पहला है कि कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं, मेंढक सुगीत गा रहे हैं, तो इसको अपने शब्दों में चित्रित करना है। हरे भरे वन में घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे हैं, तालाब के किनारे मेंढक टर टर कर रहे हैं, वातावरण में बिजली चमक रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जो लाइन है ना, इसको आप कैसे चित्रित कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या क्या इमेजेस बन रही है वो आपको बताना है। फिर दूसरा है वर्षा से जुड़ी कोई प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी बनानी है। तो देख लेते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में लोग वर्षा की कमी से परेशान थे। सभी प्राणी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तभी गांव बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्ग मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उन्होंने कहा जल्द ही इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। कुछ ही दिनों में बादल घिर आए, मोर नाचने लगे और मेंढक गाने लगे। सबने मिलकर इंद्रदेव का धन्यवाद किया। तब से लोग मानते हैं कि वर्षा के समय मोर और मेंढक इंद्रदेव के दूत हैं। देन इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है वो सब आपको बताना। तो चित्र तो आप खुद ही बनाएंगे। चित्र में बादलों से बारिश हो रही होगी, इस तरीके से कुछ बना सकते हैं कि आपने बादल क्रिएट कर दिए, इससे बारिश आपने बना दी है ना। अलग अलग कलर्स आप यूज कर सकते हैं। फिर मोर नाच रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें बना के, एक तालाब में मेंढक उछल रहे हैं और हंस कतार में चल रहे हैं। ये दृश्य वर्षा की सुंदरता और आनंद को प्रकट करता है। नाउ अगला देख लेते हैं। शब्द से जुड़े शब्द। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे वर्षा से उत्साह को हम जोड़ रहे हैं, ऐसे और भी शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए, आप फिल कर सकते हैं। जैसे बारिश, बारिश, बादल, बिजली, पानी, उमस, ठंडी हवा, हरियाली, नदियां, तालाब, मेंढक, मोर, इंद्रधनुष, गड़गड़ाहट, इनमें से कोई भी शब्द आप फिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कविता की रचना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो रेखा खींची गई है यहाँ पर वर्षा बहार के नीचे, वर्षा एक ऋतु का नाम है और बहार वसंत का दूसरा नाम है। वसंत ऋतु होती है, उसका दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है, जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके कि वर्षा ऋतु कितनी सुंदर है। उसमें हमने बहार शब्द जोड़कर उसकी विशेषता को बताया है। इस कविता में ऐसी अन्य विशेषताएं छिपी हुई हैं। जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर हम कविता की रचना, अन्य विशेषताएं जो है वो देख लेते हैं। प्रकृति का चित्रण किया गया है। कविता में वर्षा ऋतु का सौंदर्य, हरियाली, झरने, फूल, पक्षियों, किसानों का जीवन चित्रित है। सकारात्मक गतिविधियां जैसे गीत गाना, नृत्य करना, प्रसन्नता, सुगंध फैलाना जैसी बातें कविता को आनंदमय बनाती है। मानवीकरण, मानवीकरण मतलब किसी भी चीज का मनुष्य के तौर पर या मनुष्य से लिंक कर देना कि ये मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे पक्षी, जानवर, प्रकृति के विभिन्न अंगों को ऐसे दिखाया गया है मानो वे भी मनुष्य की तरह प्रसन्न होकर भाग ले रहे हों। जैसे नाचना, एक मोर या कोई भी जो पक्षी है उसको नाचते हुए कैसे, ये तो मनुष्य कर सकता है ना, लेकिन हम मानवीकरण कर रहे हैं सिचुएशन का। लयात्मकता मतलब लय में हम गा सकते हैं, उसमें तुकबंदी है, मधुर लय है, जिसे पढ़ने सुनने में आनंद आता है। फिर सरल और बोधगम्य भाषा, भाषा सहज है, सरल है और चित्रात्मक है। चित्रात्मक मतलब जब हम पढ़ रहे हैं ना कविता को, तो माइंड में एक चित्र बन रहा है सभी लाइनों से। तो ये हमने कुछ विशेषताएं देखी। अब आगे देख लेते हैं कविता का सौंदर्य। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर, इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उसमें जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो इनमें से है वो आपको लिखना है। देन यहाँ दिया है, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहे हैं और क्यों। मतलब बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन से शब्दों को चुन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बरखा, बरसात, यहाँ पर जैसे लिखा है बहार सबके मन को लुभा रही है, तो इसमें बरखा सबसे उपयुक्त लग रहा है। यहाँ पर आप बरखा भर सकते, तो यहाँ पर बरखा और बरसात में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बरखा ज्यादा जच रहा है ना, तो यहाँ पर बरखा लिखेंगे। बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है। फिर नेक्स्ट है गगन या आकाश में से कुछ भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आकाश अच्छा लग रहा है, तो यहाँ लिख देंगे आकाश।
फिर है बिजली चमक रही है डैश गरज रहे हैं। तो यहाँ पर मेघ या घन इनमें से कुछ आ जाएगा, तो आप यहाँ पर मेघ लिखेंगे तो सबसे ज्यादा उचित लग रहा है। मेघ गरज रहे हैं। फिर है डैश बरस रहा है झरने भी ये बह रहे हैं। तो यहाँ पर जल नीर इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जल यहाँ पर सबसे उपयुक्त लग रहा है। तो जो दूसरा वाला पार्ट था सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो बरखा, आकाश, मेघ और जल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस दिया है, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। तो इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है कि गीत कैसे हैं, सुंदर है ना, अर्थात ये विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये विशेष्य है। मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, गीत की विशेषता बता रहे, तो गीत क्या हो गया, विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण। सो ऐसे यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें विशेष्य और विशेषण पहचान कर लिखने हैं। नभ में छठा अनूठी घनघोर छा रही है, तो छठा क्या हो गया, विशेष्य। छठा कैसी है, अनूठी है, अनूठी विशेषता बता रही है वर्ड, तो विशेषण है। ऐसे ही चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, कतार और सुंदर। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, सुगीत प्यारे। चलती हवा है ठंडी हिलती है डालियां सब। यहाँ मैंने आंसर लिख दिया, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सुंदर, कतार, संगीत कैसे है, प्यारे, हवा कैसी है, ठंडी है। ठीक, ऐसे आप फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिख। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे वर्षा मधुर शीतल, पानी स्वच्छ ठंडा, बादल काले घने, डालियां हरी लहराती, गुलाब लाल सुगंधित। तो ऐसे कुछ भी शब्द आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है ऋतु और शब्द। देखो यहाँ लिखा है, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। ग्रीष्म यानी गर्मी, ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा हुआ है। तापमान मतलब टेम्परेचर की बात अधिकतर हम गर्मी में करते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर है। तो भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं, 6 मौसम होते हैं जो आगे आपको दिए हुए हैं, क्रम में आते हैं, मतलब सीक्वेंस में आते हैं। गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, राइट। ऐसे लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। नीचे ऐसे शब्द यहाँ दिए गए हैं और इन शब्दों को पढ़कर आपको किस ऋतु का स्मरण हो रहा है, याद आ रही है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है। सो जैसे वसंत ऋतु ये दिया हुआ है पेपर में, चैप्टर में आपके। तो वसंत ऋतु से फूल हरियाली बहार, ग्रीष्म ऋतु से ताप तपन लू धूप प्यास, वर्षा ऋतु से उमस सावन झड़ी इंद्रधनुष, शरद ऋतु से ओस ठंडक, हेमंत से कुहासा कोहरा धुंध, शिशिर ऋतु से पाला हिमपात ठिठुरन। समय देखो जनवरी फरवरी के आसपास क्या होता है, पाला, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, हिमपात होता है, और ठिठुरन ठिठुरने वाली ठंड होती है। नाउ नेक्स्ट है पाठ से आगे आपकी बात। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके आंसर देख लेंगे। तो पहला है, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो वर्षा के समय मेरे क्षेत्र में पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, तालाब नदी भर जाते हैं और खेतों में फसल लहलहा उठती है। देन नेक्स्ट है, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए, किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। बारिश के दिनों में स्कूल जाने समय भीगना पड़ता है, कभी कभी पानी से भरी सड़कों पर खेल जैसा अनुभव भी होता है। देन नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या करना नहीं कर पाते हैं, क्या क्या नहीं कर पाते हैं। वर्षा ऋतु में भीगना, खेतों में जाना, कागज की नाव चलाना अच्छा लगता है, लेकिन बाहर खेलना और यात्रा करना कठिन हो जाता है। देन नेक्स्ट है, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो बारिश में पक्षी पेड़ों पर शरण लेते हैं, जानवर छतों पेड़ों या गुफाओं में छिप जाते हैं, उन्हें भोजन और सूखे स्थान की समस्या होती है। फिर है, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए, उनमें अपने घर और आस पड़ोस की जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। बरखा आई धरा हरियाई, मोर नाचे मेंढक आए, खेतों में किसान मुस्काए, सुख शांति सब ओर छाए। इस तरीके से कविता की रचना करनी थी, तो मैंने इसका एक बना के दे दिया है, आप अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है साक्षात्कार। यहाँ गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं, एक मैगजीन आपका स्कूल जो है पब्लिश करता है, मान लीजिए आप उसके पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं किसी फार्मर का, किसान का, जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस रेडी करने हैं, जैसे आप क्वेश्चंस बना सकते
सकते हैं आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं, ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो आप बना सकते हैं। फिर अपने समूह के साथ मिलकर एक इंटरव्यू लेने का आप ड्रामा या अभिनय जो होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है। नाउ नेक्स्ट है वर्षा के दृश्य। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की बात कविता में कहीं नहीं की गई है। ऐसी कुछ चीजों के बारे में आपको सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे इंद्रधनुष, बिजली गिरना, पानी से भरी सड़कें, नाव चलाना, बच्चों का खेल, ये कुछ चीजें होती हैं। देन नेक्स्ट है वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ सुनाई देती है, दिखाई देते हैं। क्यों, पता कीजिए ऐसा क्यों होता है। ये साइंस में और डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आंसर छोटा सा मैं बता देती हूँ। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, बाद में गरज सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से तेज होती है। बिजली जो है बहुत ऊंचे आसमान में चमकती है और जो उससे आवाज होती है वो हम तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। लाइट जो है जल्दी हमारी आंखों तक, उसकी जो रोशनी है वो जल्दी हमारी आंखों तक पहुंचती है एज कंपेयर टू साउंड। ठीक है, ये आप साइंस में और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं? तो यहाँ इसका आंसर है वर्षा से पहले पेड़ सूखे और मुरझाए रहते हैं, वर्षा के बाद पत्ते हरे और चमकीले हो जाते हैं, नई कोपलें निकलती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? जैसे चींटी, गाड़ियां, बच्चे। पंक्तिबद्ध मतलब एक लाइन से होकर चलना। कब कब देखा है? तो इसका आंसर है जैसे हंस, चींटी, सैनिक, जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो भी एकदम लाइन से चलते हैं, स्कूल के बच्चे, गाड़ियां, सभी पंक्तिबद्ध चलते हैं। नेक्स्ट है वर्षा में ध्वनियां। कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। बारिश की बूंदों की टप टप, मेंढकों की टर टर, पक्षियों की चहचहाहट, बादलों की गरज। तो ये कुछ ध्वनियों की बात की गई है। आपको ये ध्वनियां कैसी सुनाई देती होंगी बोलकर बताना है। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों की टर्टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार में बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती? तो बेसुरी जिसमें सुर ना हो ध्वनियां जैसे मेंढकों की टर्टर भी वर्षा ऋतु में अच्छी लगती है, क्योंकि वे वातावरण को जीवंत बना देती हैं, लाइव बना देती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सृजन। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया, मतलब खुशी का। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो दृश्य है इसको लिखा गया है, हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब नीचे दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन करिए। जैसे बारिश के बाद उपवन में सैर, फिर परिवार के किसी सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना। मतलब ये जो सेंटेंसेस दिए इन पे आप एक एक अनुच्छेद पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें थोड़ा थोड़ा इनमें से आपको सभी का हिंट मिल जाएगा। किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे, शांत सवेरा या शाम, क्या क्या आप अनुभव करते हैं वो आपको एक एक पैसेज में लिखना है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इनमें से आप हेल्प लेकर एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे बारिश के बाद उपवन में सैर करना, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात देखना या किसी उत्सव में भाग लेना मन को अपार आनंद देता है। मित्रों के साथ खेलना, अपनी प्रिय पुस्तक पढ़ना और किसी कार्य को पूरा करके सफलता पाना जीवन में विशेष प्रसन्नता भर देता है। समुद्र के किनारे शांत सवेरा या रंगीन शाम का दृश्य तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें सुख और शांति का उपहार दे रही हो। तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज
वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी, अब गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। ये आपको खुद ही करना है। जो आपके आसपास, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे कुछ आपको वर्षा से रिलेटेड जो गीत होते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। ओके, अब लास्ट में यहाँ आज की पहेली करके पहेलियां दी गई हैं। 6 पहेलियां एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, पूछो कौन सा मौसम आए। ये किस मौसम की बात की गई है? फिर है, जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है ना। फिर है, बर्फ गिरे, सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिए हैं सबके। जैसे यहाँ ठंडक, यहाँ पे शरद ऋतु की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय की बात हो रही है, यहाँ बर्फ गिरे, सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, यहाँ शिशिर ऋतु की बात हो रही है, फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये कौन सी कहलाए? वसंत ऋतु। फिर है, पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर? तो वर्षा ऋतु। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार? तो हेमंत ऋतु। तो इस तरीके से आंसर्स मैंने दे दिए हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक दिया है झरोखे से। आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी है उसे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। आइए अब एक और कविता छोटी सी यहाँ पर लिखी गई है, इन्हीं की लिखी हुई कविता है, ग्रीष्म जिसका नाम है। तो ग्रीष्म यानी गर्मी के बारे में यहाँ पर बताया क्या होगा। आगे इसी का एक पाठ दिया गया है, साझी समझ। अब ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसको अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया है। बीते दिवस बसंत के, लगा जेठ का मास, मतलब बसंत ऋतु अब बीत गई है, जेठ यानी गर्मियों का महीना आ गया है। विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास, तेज धूप और सूर्य की किरणों ने सबको व्याकुल कर दिया है। अवनी आतप से लगी, जलने सबकी हाल। अवनी आतप से लगी मतलब धरती तपती हुई आग जैसी लगने लगी है। जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल। सभी जीव जंतु, चर अचर मतलब चर यानी चलने वाले, या फिर अचर जो एक जगह पर है जैसे पेड़ पौधे, गर्मी से बेहाल हो गए हैं। रवि मयुक के ताप से झुलस गए वनबाग। सूर्य, रवि यानी सूर्य के जो तेज किरणें हैं, ताप यानी जो तेज एकदम किरण आ रही है या गर्मी हो रही है, उससे जंगल और बगीचे झुलस गए हैं। सूखे सरिता, सरिता यानी नदियां, सर यानी सरोवर, तथा नाले, नाले यानी जो छोटे झरने होते हैं, तालाब होते हैं, उनकी बात की जा रही है। कूप यानी कुआं, सब सूख गए। नदियां, सरोवर, तालाब, कुएं सब सूखने लगे हैं। लगी आगपुर ग्राम में, चिंता बढ़ी अपार। गांव में जैसे आग लग गई हो, हर ओर चिंता फैल गई है। नर नारी व्याकुल बसे, भय सदैव उर्धार। नर नारी जो भी मनुष्य बहुत परेशान हो गए हैं और हमेशा भय से भरे रहने लगे हैं। भय से यानी डरे हुए रहते हैं कि इतनी गर्मी है, कैसे सरवाइव हो पाएगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 7। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पार्ट 2 था ये इसका, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी के वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, नाउ यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हैं। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ तक चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी मैं संस्कृत की वीडियोस बना दूं, चैप्टर्स 1-2, फिर मैं आगे की जो चैप्टर्स हैं बाद में कंप्लीट कर दूंगी। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।